अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नायब तहसीलदार का इंटरव्यू जो कि मेरा कंडक्ट किया गया 20 जून 2022 को लाहौर में। नायब तहसीलदार गुजरांवाला डिवीज़न का जो मेरा इंटरव्यू उस वक्त शेड्यूल हुआ था पहले 25 तारीख को, तो उसकी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया था, जिसके बाद फिर दोबारा अब ये शेड्यूल किया गया था 20 जून 2022 को। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन होता है। तो जो चेयरमैन साहब थे इंटरव्यू के, पीपीएससी के चेयरमैन नहीं थे इस दफ़ा, इंटरव्यू के चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा कि अपने आप को 15 सेकंड्स के अंदर अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं। ऑब्वियसली इंग्लिश में, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन लेस दैन 15 सेकंड्स, डोंट वेस्ट टू मच टाइम। उसके बाद जब मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा था, तो बीच में जब मैंने कहा कि मैंने ये डिग्री की है, तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि डिग्री कौन से ईयर में आपने कंप्लीट की है, सेकंड डिग्री आपने कौन से ईयर में कंप्लीट की है। फिर इंट्रोडक्शन के दौरान ही उन्होंने पूछा कि आप कौन सा सब्जेक्ट मतलब पढ़ाते हैं। मैंने बताया कि मैं कॉलेज में टीचिंग कर रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन के बीच में ही रोक कर उन्होंने पूछा कि आप कौन सा सब्जेक्ट जो है वो टीच कर रहे हैं कॉलेज के अंदर। उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे एक्चुअल में पूछा गया वो ये था कि आपने इससे पहले कोई टेस्ट दिया, हैव यू अपीयर्ड इन एनी अदर टेस्ट्स बिफोर दिस वन। सो मैंने कहा कि इससे पहले मैंने तहसीलदार का टेस्ट दिया था एंड उसमें इंटरव्यू में मैं क्वालिफाई नहीं कर सका, पास नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा चलें कोई बात नहीं। उसके अलावा मैंने कहा कि मैंने असिस्टेंट SNGAT का टेस्ट दिया था, बट उसके इंटरव्यू में मैं अपीयर नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में आप अपीयर नहीं हुए, उसकी वजह, मैंने कहा कोई फैमिली प्रॉब्लम था। तो उन्होंने कहा कि आपका फैमिली प्रॉब्लम था, आपने हमें मेल करनी थी, आपने लेटर लिखना था, आपको कुछ किसी भी तरीके से आप एप्लीकेशन भिजवा देते, हम आपको आगे नेक्स्ट जो डेट है उसमें अकोमोडेट कर देते। एक्चुअली मेरा अपना इरादा ही नहीं था उसमें इंटरव्यू देने का, इसलिए मैं उसमें नहीं गया था। बट वो मेरे साथ जिरा करने लग गए कि अभी भी तो आप मतलब मिस हुआ है, किसी वजह से आपने अभी भी इंटरव्यू मिस किया है, आपको हमने अगेन अकोमोडेट किया है, तो आप असिस्टेंट SNGAT की दफ़ा भी हमें एप्लीकेशन भेज देते, तो हम आपको अगले किसी डेट पे आपको अगेन इंटरव्यू आपका शेड्यूल कर लेते, आपने क्यों मिस किया उसको। तो मैंने कहा अभी तो चले, इमरान खान की वजह से एक जनरल रीज़न थी, लेकिन वो मुझे लगा कि शायद इतना कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, तो इसलिए आप उसको रिस्केड्यूल नहीं करेंगे। तो खैर वो उन्होंने कहा कि हम कर लिया करते हैं, आप अगर हमें एप्लीकेशन दे देते तो हम आपको अकोमोडेट अगेन कर लेते। एनीवे, तो उसके बाद चूँकि मैंने कॉलेज का बताया था, तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ये किया कि हाउ मैनी ऑफ योर स्टूडेंट्स गॉट 80% मार्क्स इन लेटेस्ट एग्जामिनेशन इन योर सब्जेक्ट। तो उसका जवाब फिर ऑब्वियसली मैंने यही दिया कि मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मेरे कोई स्टूडेंट्स अभी तक किसी भी पेपर में अपीयर नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसी वक्त आ गया कि वाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वाई नॉट बायोकेमिस्ट्री। आपने बायोकेमिस्ट्री की हुई है, आपकी जॉब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लग सकती है, फूड अथॉरिटी में लग सकती है और फॉरेंसिक्स में लग सकती है, आप टीचर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, उसके बाद प्रोफेसर बन सकते हैं, आप PhD परस्यू कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, आप क्यों नहीं गए। तो खैर उसका मैंने एक डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहा कि पब्लिक सर्विस के लिए मैं मतलब ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट है जिनसे लोग, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनसे लोग मतलब थोड़ा सा कतराते हैं विज़िट करने से, तो ये भी उनमें से एक डिपार्टमेंट है जिसको विज़िट करने से लोग थोड़ा सा कतराते हैं और लोग थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। तो खैर उन्होंने कहा, बीच में मुझे टोक दिया कि हाँ बस ठीक है, ये रहने दो, इतनी फॉर्मेलिटी ज़रूरत नहीं है इस तरह की चीज़ों के, हमें पता होता है क्यों आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं और आप इस तरह के फिर यहाँ पर आकर रटे रटाए जुमले जो हैं वो बोलने लगते हैं। खैर नेक्स्ट था कि आपने कितने एक्ट्स और लॉज जो हैं वो स्टडी किए हैं, बताएं आप, मतलब नाम बताएं कौन कौन से एक्ट आपने पढ़े हैं। तो मैंने कहा मैंने तो एक ही थोड़ा बहुत जस्ट गो थ्रू किया है, वो पढ़ा भी नहीं है, एज सच इतना समझने की कोशिश भी नहीं की, वो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज थी उसकी। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि आपने इसके अलावा कौन से एक्ट पढ़े हैं, कोई नाम बता दें 3-4 जो रेवेन्यू के रिलेटेड एक्ट्स हैं। मैंने कल लिखे हुए तो काफ़ी थे वहाँ पे, पर मैंने कोई नहीं पढ़ा उनमें से। कहते हैं चलें ठीक है, नेक्स्ट आ गए। फिर उन्होंने कहा कि म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन को उर्दू में क्या कहते हैं, व्हाट इज़ म्यूटेशन, व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन उर्दू। तो फिर मैंने बताया, और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं वो मुझे नहीं पता थी, तो मैंने नहीं बताया। क्या फिर यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने मीठी मीठी भी की कि ये तो कॉमन सी बात होती है म्यूटेशंस की,
इनहेरिटेंस के थ्रू होती है, और बाकी भी उन्होंने 2-4 बताई। खैर मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, ना ही मैंने पढ़ी थी, तो मैंने कहा कि मुझे सर नहीं पता। उसके बाद केवट नंबर, जिसकी डेफिनेशन मैंने ओबियसली उनको बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ही जो ज़मीन है उसके अगर मुख्तलिफ मालिकान हो तो उनके केवट नंबर डिफ्रेंशिएट आप कैसे करेंगे, वो आप देख सकते हैं, अपने तौर पर चेक कर सकते हैं कि इनके आंसर्स क्या हैं। मैं आपको सिर्फ आगे क्वेश्चंस बता देता हूँ, और कोई चीज़ अगर उसके रेलिवेंट हुई तो वो बता दूँगा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा जरीब क्या होती है। वो चेन होती है जिसकी 10 कुरम या करम तक लेंथ होती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि करम कितने लंबाई में होती है, तो मैंने बता दी। तो इस तरह से करके ये मतलब जरीब की जो इंग्लिश में, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सारे इंग्लिश में हो रहे थे। व्हाट इज़ जरीब, हाउ मच इज़ है करम, वो उसकी लेंथ कितनी होती है। व्हाट आर 2 प्रॉब्लम्स फेस बाय पीपल फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कौन से 2 मसाइल हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लोगों को होते हैं और लोगों को लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे साथ इस तरीके से नाइंसाफ़ी कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने ये 2 प्रॉब्लम्स जो बताए हैं उसको आप नायब तहसीलदार बन के सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से आप इसको, जब आपके पास अथॉरिटी होगी आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसके बाद मैडम बैठी थी तो उनकी तरफ सर ने रेफ़र किया। मैडम ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो मेरी हॉबीज़ में अब फजूल चीज़ें ही हैं, मोस्टली फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब। इत्तेफाक से मैंने उन्हें नहीं बताया कि मेरा कुछ चैनल वैनल है और उस पर मैं आपके PPSC के पेपर्स जो हैं वो चोरी करके अपलोड करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने उन्हें। तो हॉबीज़ का उन्होंने पूछा। उसके बाद कहती हैं कि ये तो चलिए हॉबीज़ हैं, आपने बुक रीडिंग का आपको शौक़ नहीं है, ये क्वेश्चन उन्होंने उर्दू में पूछा। तो मैंने कहा कि कुछ ख़ास शौक़ नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप ने लास्ट टाइम कौन सी कोई बुक जो आपने पढ़ी हो। तो रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट की थी पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री बाय एंटोन लेविन। कुछ ही पेजेस पढ़े थे मैंने, इसके 15-20 पेजेस ही पढ़े थे और उसके बाद मैं बोर हो गया था। तो खैर मैंने नाम ले दिया ऐसे ही। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस बुक, आपने बुक पढ़ी है, स्टार्ट की है, ये मैंने बताया भी है रिसेंटली आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक अबाउट पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। तो उन्होंने कुछ पूछा कि मेन आइडिया क्या है इस बुक का, क्या उसमें आथर जो है वो कहना चाह रहा है, उसका मेन पॉइंट क्या है पाकिस्तान के रिलेटेड। तो वो फिर मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो बेस्ट ये होता है कि जब आप इंटरव्यू में चाहें तो हॉबीज़, बेस्ट हॉबी जो है वो बुक रीडिंग ही रहती है। लेकिन जब आपने बुक रीडिंग कह दिया है तो उस वक्त फिर आपको कुछ बुक्स का आइडिया होना चाहिए, कुछ बुक्स जो आपने पढ़ी हों। अब उसमें ट्रिक ये की जा सकती है कि आप कुछ जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं पाकिस्तान के रिलेटेड, जियोग्राफी नहीं, हिस्ट्री के रिलेटेड, और कुछ जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस बुक्स होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स होती हैं, वैसे ही लोग पढ़ते हैं। वाई नेशंस फेल, उसके अलावा 40 रूल्स ऑफ लव, इस तरह की जो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स होती हैं जिनका सिलेबस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो आपका इंथुसियाज़म शो करती हैं कि आपको बुक रीडिंग का शौक़ है। अब अगर वो बुक्स आपने नहीं पढ़नी कोई बात नहीं, लेकिन उस बुक का मेन आइडिया, मेन थीम और समरी पढ़ जाएं। 1-2 पेजेस की समरी होती है, उसमें उस बुक के बुनियादी जो आइडिया होता है वो डिस्क्राइब किया गया होता है, तो आपको पता चल जाता है कि इस बुक में ये कहना क्या चाह रहा है। ऑब्वियसली वहाँ पर जब आपने कहना है मैंने ये बुक पढ़ी है, तो उन्होंने पूरी की पूरी बुक नहीं सुननी आपसे, मेन आइडिया ही पूछना है, जिस तरह मुझसे पूछा। तो इस तरह से ये ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने बुक पढ़ी है, आपको उसका आइडिया पता है। ऑथर का नेम तो ऑब्वियसली आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद मैडम ने मुझसे पूछा कि आपकी जो क्या ख्याल है कि इस वक्त जो व्हाट इज़ द करंट रीज़न फॉर द पॉलिटिकल टर्मोइल इन पाकिस्तान। तो उसके पे मल्टीपल फैक्टर्स मैंने बताए, डिफरेंट जो है वो मैंने उनको गिनवाए कि ये फैक्टर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टीज़ लाइक PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनमें और रिलीजियस पार्टीज़ में क्या फ़र्क है। तो इसका आंसर फिर मैंने यही दिया कि जो मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टीज़ होती हैं, इनका एजेंडा जो होता है, जो मैनिफेस्टो होता है, वो थोड़ा डाइवर्स होता है। लाइक उसमें थोड़ा बहुत रिलीजियस भी होता है, रिलीजन भी शामिल होता है,
रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं, उसमें लिबरल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, उसमें नेशनलिस्ट्स को भी चांस दिया जाता है, उस मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें को एक अमलगम सा बना होता है। जबकि जो रिलीजियस पार्टीज़ होती हैं उनका जो मैनिफेस्टो होता है वो स्ट्रिक्ट होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टीज़ जो होती हैं उनका मैनिफेस्टो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करती हैं हर तबके के लिए, इसीलिए उनको ज़्यादा वो पॉपुलराइज किया जाता है, वो पसंद की जाती हैं। जबकि रिलीजियस पार्टीज़ जो कि एक सिंगल एजेंडा के ऊपर फोकस्ड होती हैं, स्ट्रिक्ट होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी शो करती हैं, रिजिड होती हैं, तो इसलिए मतलब उनको लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, पॉपुलराइज नहीं करते। मैंने तो ये आंसर दिया, पता नहीं सही गलत जो भी है। उसके बाद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बंदा आया हुआ था, कुछ क्वेश्चंस ऊपर से पहले भी उसने पूछे, यहाँ से उसने स्टार्ट किया कि यू माइट बी फेमिलियर विद लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, विच सेक्शन इज़ योर फेवरेट वन। और चूँकि मैंने सिर्फ गो थ्रू ही किया था, मुझे ना सेक्शंस याद थे और ना ही उनके नाम याद थे, कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस मैंने देखी थी, उसके अलावा मैंने इस एक्ट को नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने कहा नन ऑफ इट, आई डोंट लाइक एनी ऑफ द सेक्शंस ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। खैर वो हंसने लग गया कि आप मतलब कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ फिर इसमें से। ओके, फिर कहते हैं विच सेक्शन डू यू थिंक इज़ कंसर्न विद पब्लिक वेलफेयर, कौन सा सेक्शन है जो आवाम के रिलेटेड है, उनकी फलाह व बहबूद, उनकी वेलफेयर से रिलेटेड है। इसका भी आंसर मैंने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज़ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इसका आंसर मुझे आता था, मैंने दिया। व्हाट इज़ पीरियोडिक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इसका आंसर भी दिया। और एंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इट इज़ प्रिपेयर्ड, ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी मुख्तलिफ लॉयर्स की जो वीडियोज़ बनी हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी, आप उनसे कीवर्ड, खतूनी, खसरा, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको लाजमी तैयार करके जाएँ अगर आपका इंटरव्यू है नायब तहसीलदार का या तहसीलदार का, मतलब नेक्स्ट कभी भी जब आप फ्यूचर में ये वीडियो देखें। दूसरी बात यह कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार के इंटरव्यू के लिए आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 उसके साथ फेमिलियराइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फिंगर टिप्स पे तो ना भी कह लें, लेकिन बहरहाल आपको उसके बेसिक आइडियाज़ का पता होना चाहिए, सेक्शंस कौन से हैं, मतलब नंबर ना भी याद हो लेकिन हेडिंग्स याद होनी चाहिए, और वो उनका आवाम के साथ क्या ताल्लुक़ है, कौन सा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुक़ है, कौन सा लैंड रिक्विजिशन के साथ ताल्लुक़ है, कौन सा लैंड मेजरमेंट के साथ ताल्लुक़ है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।